बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या हमास को सीज फायर के लिए राजी करा पाएगा अमेरिका? गजा में संघर्ष विराम के लिए इजराइल और हमास को राजी कराने में जुटा अमेरिका। इजराइल के बाद मिस्र पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, एक प्रस्ताव पर तैयार है इजराइल, हमास से भी की मानने की अपील। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। गजा से 6 और बंधकों की शव मिलने पर क्या बोला इजराइल, बताएंगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाहर गजा में जंग के खिलाफ प्रदर्शन, अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की आत्मा को बचाने के लिए लड़ी जा रही है जंग, की पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तारीफ। कुर्स्क इलाके से नाव से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा रूसी प्रशासन। यूक्रेन के हमले में तबाह हुए हैं सेम नदी पर बने 3 अहम पुल, जिनके टूटने से बाकी रूस से कट गए हैं कुर्स्क में तैनात रूसी सैनिक। अफ्रीका की मुख्य हेल्थ एजेंसी अफ्रीका CDC ने कहा, एमपॉक्स से निपटने के लिए बनाई जाएंगी 1 करोड़ वैक्सीन। कई देशों में फैले एमपॉक्स वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने घोषित किया है हेल्थ इमरजेंसी। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक सवाल लगातार उठ रहा था, कब थमेगी ये जंग? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है। अमेरिका का दावा है इजराइल एक प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गया है और हमास को भी इसके लिए राजी हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हमास मानेगा? उसे मनाने के लिए अमेरिका के पास क्या प्लान है, देखिए कवर स्टोरी में। हमास के कब्जे से जिन इजरायली बंधकों की वापसी की उम्मीद थी, उनमें से 6 बंधकों के शव मिले हैं दक्षिणी गाजा के खान यूनिस से। इजरायली सेना ने यह जानकारी दी है। जिनके शव बरामद किए गए हैं उन्हें हमास ने बीते 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल की सीमा पर हमले के दौरान बंधक बना लिया था। इसमें से 5 बंधकों की मौत की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन माना जा रहा था कि इनमें से एक जिंदा है, लेकिन अब तय है कि सभी मारे गए हैं और उनके शव मिल गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि इन शवों को बरामद करने का अभियान देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के साथ मिलकर चलाया गया था। माना जा रहा है कि हमास के कब्जे में अब भी 70 ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं और जिन्हें गजा में कहीं रखा गया है। इस बीच गजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर बातचीत जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के बाद अब मिस्र पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से हुई है। ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे पर हैं और इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम से जुड़े प्रस्ताव को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल यरूशलेम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद ब्लिंकन ने कहा था कि इजराइल ने उस प्रस्ताव को मानने के लिए हामी भरी है जिसे उन्होंने जोड़ने वाला प्रस्ताव कहा। उन्होंने हमास से भी ये प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजराइल ने अपनी तरफ से वो कौन सी रियायतें दी हैं जिससे हमास को भी प्रस्ताव मानने के लिए राजी किया जा सकता है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनसन। मिस्टर ब्लिंकन को मिस्र के बाद कतर जाना है। वो इन दोनों ही देशों पर दबाव बनाना जारी रखेंगे कि वो हमास को समझौते के लिए राजी करें, पर मुझे लगता है हकीकत ये है कि ब्लिंकन एक तय समय सीमा के अंदर ही डील को पूरा करना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन के दौरान या फिर नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी चुनाव से पहले तो जरूर ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझौते की तकदीर तय करने वाले 2 मुख्य चेहरे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गजा में हमास के नेता याह्या सिनवार इस तय समय सीमा के अंदर किसी सहमति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुई जंग के दौरान इजराइल में मारे गए पुरुषों में से 14% के शवों से स्पर्म्स यानी शुक्राणु निकालकर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। इजराइल में ऐसे परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने मारे गए बच्चों के स्पर्म्स बचाना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर कई कानूनी और नैतिक सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या है ये मामला? देखिए बीबीसी संवाददाता माइकल शुबल की रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। 10 साल की ओशर उन इस्राएली परिवारों के सपनों की नुमाइंदगी करती हैं जो अपने मारे गए बच्चों के स्पर्म्स यानी शुक्राणुओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओशर के पिता कीवन साल 2000 में जब 20 साल के थे तब गजा में एक स्नाइपर ने उन्हें मार डाला। उनकी मौत के 11 साल बाद ओशर का जन्म हुआ था। कीवन के माता पिता पहले इस्राएली थे जिन्होंने अपने मृत बेटे के स्पर्म्स सुरक्षित करवाए थे। अभी इस्राएल में मौत के बाद शरीर से स्पर्म्स निकालने से जुड़ी कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद नहीं है, पर हाल में सैनिकों और आम नागरिकों की बढ़ती मृत्यु दर और मरने के बाद स्पर्म्स निकालने का चलन बढ़ने से सांसद इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मजबूर हो गए हैं।
ये साल इसराइल के इतिहास के सबसे घातक सालों में से एक रहा है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 7 अक्टूबर और उसके बाद छिड़ी जंग में 834 आम नागरिकों समेत करीब 1600 इसराइली मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से करीब 170 सैनिकों और आम लोगों के स्पर्म्स संरक्षित किए गए हैं, यानी मारे गए पुरुषों में से करीब 14% के स्पर्म्स निकालकर संरक्षित किए गए हैं। यह आंकड़ा बीते साल की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। किसी के मारे जाने के 72 घंटों के अंदर डॉक्टरों को यह सर्जरी पूरी करनी होती है। टेस्टिकल्स में एक चीरा लगाया जाता है और टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे लैब में भेजा जाता है। यहाँ पर इन कोशिकाओं को फ्रीज करके तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि परिवार को स्पर्म्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं मिल जाती। क्योंकि हम युवा और स्वस्थ नौजवानों की बात कर रहे हैं और प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, तो स्पर्म रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जंग से पहले ये प्रक्रिया केवल तभी की जाती थी जब परिवार औपचारिक रूप से अनुरोध करता था और उसे कोर्ट की मंजूरी मिल जाती थी। पर अब ये कानूनी बाध्यता हटा दी गई है, जिससे इस प्रक्रिया को करवाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। इसराइली सांसदों ने मौजूदा नियमों को बदलने के लिए एक विधेयक पारित करने की कोशिश की, जिनके तहत परिवारों को अदालत में ये साबित करना पड़ता था कि मृतक बच्चे पैदा करना चाहता था। इस पर कई महीनों तक बहस चलती रही, लेकिन विधेयक पारित करने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं। सांसदों का कहना है कि इसमें यहूदी धार्मिक नेता अड़चन डाल रहे हैं। धार्मिक नेता चाहते हैं कि विधेयक में सैनिकों से पहले से लिखवाकर सहमति लेने का प्रावधान होना चाहिए। अवी के बेटे रीफ अप्रैल 2004 में दक्षिणी गजा पट्टी की एक लड़ाई के दौरान मारे गए थे। उनके पिता उन सभी परिवारों की एक मुखर आवाज हैं जो अपने मृत बच्चों के स्पर्म्स के इस्तेमाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। रीफ को बच्चे चाहिए थे, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि तोहफा उसके बच्चे के हाथ में नहीं चला जाता। ये होकर ही रहेगा। हम अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा इस दुनिया में आना व्यर्थ है। अपने पिता को जानने वाले बच्चे और स्पर्म बैंक के डोनेशन से जन्मे बच्चे के बीच अंतर होता है। उस बच्चे के पास तस्वीर है, एक परिवार है, दादा दादी चाचा हैं, उसके चचेरे भाई बहन हैं, उसके पास अपने पिता का कुछ है। लेकिन धार्मिक नेताओं की भी अलग अलग राय है। कुछ लोग बिना सहमति दिए मरने वालों और जिनकी शादी नहीं हुई, उनके स्पर्म्स निकाले जाने के पूरी तरह खिलाफ हैं। उनका मानना है कि यहूदी कानून के मुताबिक शव को पूरा दफनाया जाना चाहिए, जबकि दूसरे लोग इसे एक संवेदनशील मुद्दा मानते हैं। उनका कहना है कि जिन परिवारों ने पहले ही स्पर्म संरक्षित करवा लिए हैं, उन्हें इनका इस्तेमाल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। परिवार अभी भी ऐसे कानून की वकालत कर रहे हैं जो उन्हें स्पर्म्स इस्तेमाल करने दे, लेकिन जब तक सांसद किसी समझौते पर नहीं पहुंचते, गम में डूबे परिवारों को अदालत में ये साबित करने की कोशिश में कई साल लग सकते हैं कि मरने वाला शख्स पिता बनना चाहता था। और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, क्या चूहों से मिलेगा हमेशा जमा रहने का फॉर्मूला? और बात अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इसमें कमला हैरिस को पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर मुहर लग जाएगी। इस अधिवेशन की पहली रात को राष्ट्रपति जो बाइडेन नम आंखों के साथ मंच पर आए, एक भावुक भाषण दिया और इसी दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस परंपरा को तोड़ते हुए अचानक इस अधिवेशन में पहुंच गई। देखिए बीबीसी संवाददाता गैरी ओडान्यू की ये रिपोर्ट। एक महीना पहले तक वो अपने पार्टी के उम्मीदवार थे, मगर अब वो कल के शख्स बन गए हैं, बीते हुए कल के, ना कि आने वाले के। अब उन्हें बस कमान सौंपनी है। Selecting Kamala was the very first decision I made when I became our nominee, and it was the best decision I made my whole career. इस समारोह में मौजूदा राष्ट्रपति को जोरदार विदाई दी गई और उस महिला का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया जो उनकी जगह लेने वाली है। लेकिन कमला को पता था कि ये रात बाइडेन की है। जो आपके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए, जीवन भर देश सेवा करने के लिए और आगे भी जो आप करते रहेंगे उसके लिए धन्यवाद।
This is her first appearance. इस सम्मेलन में वो पहली बार आई हैं और आप मेरे पास नई उम्मीदवार के लिए लोगों का जोश देख सकते हैं। ये वो महिला है जो अब से लेकर 5 नवंबर तक डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदों को अपने कंधों पर संभालेंगी। और इस कन्वेंशन के बाहर गजा में जारी युद्ध को लेकर डेमोक्रेटिक समर्थकों और बाकी लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। भले ही प्रदर्शन करने वालों की संख्या उम्मीद से कम रही, लेकिन इन लोगों के पास कमला हैरिस के लिए कड़ा संदेश था। अगर आप जीतना चाहती हैं, पेंसिल्वेनिया और चुनाव में जीत हासिल करना चाहती हैं, तो ये बहुत आसान है। नरसंहार को रोकिए। बीता महीना अमेरिकी राजनीति के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा और कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं, लेकिन मुकाबला अभी भी बेहद करीबी बना हुआ है और ये तो जंग की शुरुआत है। और मंगलवार यानी आज पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे, जबकि बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भाषण होगा। और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता गैरी ओडानियो। जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अपने कामों के बारे में बात की, अपना नजरिया रखा, अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र को खतरा होने की भी बात कही। उन्होंने संबोधन में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का 2 बार जिक्र किया। एक तरह से ये उनका फेयरवेल था। अब आगे इस अधिवेशन में देश के सामने कमला हैरिस की छवि चमकाने की कोशिश की जाएगी। एक उम्मीदवार के तौर पर उनकी कहानियां बताई जाएंगी, उनका बैकग्राउंड बताया जाएगा, वो क्या करेंगी ये बताया जाएगा। इन सब पर काम चल रहा है और ये राष्ट्रपति चुनाव का वो लम्हा होने वाला है जब प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ लेता है। इसे हम अपनी भाषा में लेबर डे कहते हैं। और बात रूस यूक्रेन जंग की, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि बीती रात उसके एयर डिफेंस ने 3 रूसी मिसाइलों और 25 ड्रोन्स हमलों को नाकाम किया है। ये हमले यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में किए गए थे। रूस पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश ऐसे वक्त में कर रहा है जब यूक्रेनी सेना ने पिछले 2 हफ्तों से रूस के कुर्स्क इलाके के कई रिहायशी इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोई दूसरा देश रूस के इलाके में घुसकर हमले कर रहा है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस। ये सच है कि यूक्रेन ने ठीक ठाक इलाके को कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के अनुसार कम से कम 90 रिहायशी इलाके यूक्रेन के पास हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि रूसी सेना और यूक्रेन की सरजमी के बीच की दूरी को वो बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ बफर जोन बनाना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि रूस दूसरे मोर्चों से सेना यहाँ लाने को मजबूर हो और ये कैसे होगा इसे लेकर हर किसी का अपना अलग नजरिया है। यूक्रेन की डिफेंस कमेटी में शामिल एक नेता का कहना है कि ऐसा होगा, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर हालात बदल सकते हैं। वहीं दूसरे मिलिट्री एनालिस्ट डोनेत्स्क के हालात को भयंकर करार दे रहे हैं। यूक्रेन का रूस के इलाकों में अपने बेहतरीन सैनिकों और लड़ाकों को भेजना दिखाता है कि उसने कितना बड़ा जोखिम लिया है। और उम्र ना ढले, हम कभी बूढ़े ना हो, कईयों की ये दिली तमन्ना होती है। लेकिन क्या वो वजह होती है कि इंसान उम्र दराज होने लगता है? ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है और फिर क्या रहा उसका नतीजा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या वैज्ञानिकों को बूढ़ा होने की रफ्तार कम करने का तरीका मिल गया है? एक दवा के इस्तेमाल से लैब में जानवरों का जीवन करीब 25% बढ़ाने में सफलता मिली है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे इंसानों में भी उम्र ढलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकेगा। इन चूहों को जवान नजर आने के कारण सुपर मॉडल ग्रैनीज नाम दिया गया है। रिसर्चर्स ने 2 प्रयोग किए। एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड चूहा पैदा किया जो इंटरल्यूकिन 11 नाम का प्रोटीन पैदा नहीं कर पाता, और दूसरे प्रयोग में एक उम्र दराज चूहे को ऐसी दवा दी गई जो इस प्रोटीन को हटाती है। माना जाता है कि इंटरल्यूकिन 11 प्रोटीन से ही बुढ़ापा आता है। जिन चूहों में ये प्रोटीन नहीं था वो तंदुरुस्त थे और उनमें बाकी चूहों की तुलना में कैंसर भी कम हुआ। अब इस दवा को इंसानों पर भी टेस्ट किया जाने लगा है। लंग फाइब्रोसिस के मरीजों को ये दी जा रही है, जिनके फेफड़े खराब होने के कारण सही से सांस नहीं ले पाते। मगर अभी तक ये नहीं मालूम कि इससे इंसानों में भी बुढ़ापे की रफ्तार कम होगी या नहीं। ये बुढ़ापे को दवा की मदद से टालने का एक नया तरीका है। 2 और दवाओं मेटफॉर्मिन और डेपामाइसिन का पहले ही एंटी एजिंग गुणों के लिए अध्ययन किया जा रहा है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।